हेलो दोस्तों, पीपीएससी मेकर में आपका फिर से स्वागत है। मैं अर्चना कुमारी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है अरबों द्वारा सिंध पर विजय। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं सदी के विद्वान बिलादुरी रचित पुस्तक फतहुल अल बलदान एवं 13वीं सदी में अली अहमद द्वारा रचित पुस्तक चचनामा से मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम मकरान होता हुआ 712 में देवल सिंध पहुंचा एवं निरुद्ध नगर बौद्ध भिक्षुकों का निवास पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। भारत में पहली बार जजिया नामक कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई। 715 में खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। खलीफा ने 2 स्वतंत्र राज्य, एक सिंध नदी के तट पर अरोर तथा मुल्तान में मंसूरा स्थापित किया। करीब 150 वर्ष तक सिंध तथा मुल्तान के प्रांत खलीफा साम्राज्य के अंतर्गत रहे। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण। सुबतगीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में 998 से 1030 शासक बना हुआ। सिस्तान के खलीफा को हराकर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। मोहम्मद ने भारत पर 1000 से 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए। उसके इन आक्रमणों का उल्लेख हेनरी इलियट ने किया है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया और यह आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हुआ। इस मंदिर की लूट से उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गजनवी ने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलमा का संस्कृत रूपांतरण अवयोमेकर अवतार अंकित करवाया। अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्तबी और फारूकी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 में गोमेल दर्रे से हुए भारत में प्रवेश किया तथा मुल्तान एवं उच्छ को अपनी अधीन कर लिया। 1178 ईस्वी में गौरी गुजरात के बाघेल शासक मूलराज द्वितीय भीमदेव द्वितीय से आबू पर्वत के नजदीक पराजित हो गया। 1179 से 80 में गौरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। गौरी ने 1182 में सिंध के निचले भाग पर आक्रमण कर शुकारा वंश के शासक को अपने अधीन कर लिया। 1186 में गौरी ने खुसरो मलिक से लाहौर को जीत लिया। मोहम्मद गौरी ने 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब और गैर साम्राज्य का अंग बना लिया। 1191 में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच तराई का मैदान में मुकाबला हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। 1192 में गौरी एवं चौहान के बीच तराई के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी और कन्नौज नरेश जयचंद्र के बीच चंदावर के युद्ध में गौरी ने विजय प्राप्त की। 1195 से 96 में गौरी ने चुनार के पास जाटों और राजपूतों को पराजित किया। 1205 में गौरी ने खोखरों को पराजित किया। गजनी वापसी के मार्ग में 15 मार्च 1206 को अफरीदी कर्मार्थी कबीलों द्वारा सिंध नदी के पास दम्य नामक स्थान पर नमाज पढ़ते वक्त धोखे से मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई।
मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ शिव और नंदी बैल की आकृति व देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज तथा दूसरी तरफ घोड़े के साथ मोहम्मद बिन शाम लिखा है। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति, देलीवाल का आकृति रहती थी। अब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, शासक और शासनकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 से 11 तक, इल्तुतमिश 1211 से 36 तक, रुकुनुद्दीन फिरोज 1236, रजिया बेगम 1236 से 1240, मुइजुद्दीन बरहमशाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266, बलबन 1266 से 1287, कैकुबाद और शमसुद्दीन 1287 से 90। उसके बाद खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, अन्य शासक 1388 से 1414। उसके बाद सैयद वंश, जिसके संस्थापक खिलजी खान जो 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 45, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51, लोदी वंश, बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 1206 से 90 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुबी, अलाउद्दीन ऐबक, शमी, इल्तुतमिश तथा बलवान नामक राजवंशों ने शासन किया। इल्तुतमिश तथा बलवान इलवरी तुर्क थे। गुलाम वंश, दास वंश के सभी सुल्तान में केवल 3 ही दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलवान। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश यानी दास वंश की स्थापना की एवं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य अभिषेक 24 जून 1206 को किया था। दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की उदारता एवं दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा गया है। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खिलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तुर्कमेनिस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने अमीर उल अमारा की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया, जो तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा कहा जाता था। 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान-ए-आजम की उपाधि प्रदान की। नासिर अमीर उल मोमिन ने इल्तुतमिश की उपाधि दी। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया।
इल्तुतमिश ने चांदी का टका 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 को हो गई। रजिया बेगम 1236 से 40 प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा, कोट एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में बेपर्दाशीन होकर जाती थी। रजिया ने अपने सिक्के पर उद्दमत उल निस्वा की उपाधि धारण की। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन यकूत को अमीर याकुर असुसाला का प्रधान नियुक्त किया। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उसे विवाह कर लिया। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बलबन 1286 से 87 में इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम बहरुद्दीन था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरसियाब का वंशज बताया है। बलबन ने 1266 में गैसुद्दीन के नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तुर्कान ये चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। राज दरबार में सिजदा एवं पवोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। बलबन के समय में बंगाल के शासक तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन ने मालिक मुक़द्दर को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कयमर्स था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकाल तक रहने के कारण उन्होंने इस देश के रीति रिवाज को अपना लिया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 में गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी का करा इलाहाबाद में 20 जुलाई 1296 ईस्वी को हत्या कर सुल्तान बना। इसका बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन ने विश्व विजय एवं नए धर्म की स्थापना कर विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामनी उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन खलीफा का नायाब की उपाधि धारण की। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दिनार-ए-रियासत नामक अधिकारी करता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारी साहन-ए-मंडी, बाजार अधीक्षक, दीवान-ए-रियासत, बाजार पर नियंत्रण रखना, सराय अदल, न्याय के लिए वरीद-ए-मंडी, बाजार निरीक्षक, मुनहया, गुप्तचर। इसने खम्स लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान उत्तर भारत, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जलोर। दक्षिण भारत में देवगिरी, बरगाल, द्वारसमुद्र, मालवा,
जमात खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खम्स महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवान नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिश जारी करता था। अलाउद्दीन के मंत्री परिषद: दीवान विराजत, वजीर, दीवान ईशा शाही आदेश का पालन करने वाला, दीवान आरिज सैन्य मंत्री, दीवान रियासत विदेश विभाग, सराय या अदल या वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का जानकारी जियाउद्दीन बर्नी कृत फिरोजशाही तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। ख्वाजीन उल फतूह, अमीर खुसरो, रेहला इब्न बतूता एवं फतूह उल सलातीन ईसासी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतासिब एवं नाज़िर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वल्क के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कई नवीन कर लगाए थे। चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर कर, घरों एवं झोपड़ों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अमीर खुसरो मोहम्मद हसन का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं पटियाला में 1253 में हुआ था। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक 8 सुल्तानों के दरबार में रहे। इनका उपनाम तूती-ए-हिंद, भारत का तोता था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने सितार, तबला के आविष्कार के साथ ही कव्वाली गायन का आरंभ भी किया था। दिल्ली सल्तनत कालीन एवं अधिकारियों एवं उनके कार्य: वजीर राजस्व विभाग, दीवान-ए-विराजत का प्रधान, आरिज-ए-मुमलिक सेना विभाग, दीवान-ए-अर्ज का प्रधान, दबीर-ए-खम्स, अमीर मुंशी शाही पत्र व्यवहार विभाग, दीवान-ए-इश्क का प्रधान, दीवान-ए-रियासत विदेश विभाग का प्रधान, सद्र-उस-सुदूर धर्म विभाग का प्रधान, काजी-उल-कजात न्याय विभाग का प्रधान, बरीद-ए-मुमलिन गुप्तचर विभाग का प्रधान, अमीर-ए-आखूर अरबशाला का प्रधान, मुस्तौफी-ए-मुमलिक महालेखाकार, मुशर्रिफ-ए-मुमलिक महालेखा परीक्षक, अमीर-ए-मजलिस शाही उत्सव का प्रधान, खाजिन कोषाध्यक्ष, कोतवाल शहर के शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग: दीवान-ए-वजरत वित्त विभाग, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग, दीवान-ए-मुस्तखराज राजस्व विभाग, दीवान-ए-इशा पदचार विभाग, दीवान-ए-रियासत विदेशी विभाग, दीवान-ए-खैरात विभाग। दीवान-ए-अमीर कोही कृषि विभाग, विदेश विभाग, दीवान-ए-बदगान दासों का विभाग, दीवान-ए-इश्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान-ए-वक्फ ब्याय विभाग, दीवान-ए-रियासत बाजार एवं नियंत्रण रखने वाले विभाग। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, खराज, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, खम्स, लूट, खाने एवं भूमि पर गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन, ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। उसके बाद अब तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक 1320 से 25 या
दीपालपुर का सूबेदार था, जिसने 5 सितंबर 1320 में अंतिम खिलजी शासक खुसरो शाह को पराजित कर तुगलक वंश की नींव डाली एवं 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक का पिता एक कौरन तुर्क था। वह माता पंजाब की जाट की पुत्री थी। गयासुद्दीन तुगलक ने लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी या काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन ने आर्थिक नीति का आधार संयम, रस्म ए मियाज को अपनाया तथा लगान के रूप में 1/10 या 1/12 भाग वसूल किया। गयासुद्दीन नहरों के निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था, अर्थात यह अत्यधिक विद्वान था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन का मकबरा कृत्रिम झील के अंदर निर्मित था। इसकी दीवारें मिस्र के पिरामिड की भांति भीतर की ओर झुकी हुई है। इस मकबरे का पंचभुजीय होना इसका मुख्य विशेषता है। मकबरों में अमल एवं कलश का प्रयोग हिंदू मंदिर के समान हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 या गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मार्च 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। इसका मूल नाम जौन खां था। इसे उगलुग खां की उपाधि दी गई थी। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। वर्णी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। पहला, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि 1326 से 27, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30, खुर्शान अभियान और कराचिल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार तांबा, वर्णी के अनुसार धातु के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के विषय में घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध के विद्रोह को दबाते समय ठट्टा के निकट गोंडला में हो गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जो उसकी मृत्यु के बाद 20 मार्च 1351 को दिल्ली का शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसके शासनकाल में टोपरा, खिजराबाद गांव में एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज शाह ने जाजनगर, उड़ीसा पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर एवं नगरकोट, कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया। फिरोज शाह ने लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया तथा केवल 4 कर खराज, खम्स और जजिया व ज़कात ही लगाए। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 तथा भूमि कर उपज का 1/5 से 1/2 भाग लिया।
फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें बनवाई। फिरोज तुगलक ने फलों के लिए 1200 बाग बनवाए तथा 300 नए नगर बसाए। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर नामक विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने तांबे एवं चांदी के सिक्के जारी करवाए जिन्हें अर्धा एवं विख कहा जाता था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-वदगान की स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों पर वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतूह-ए-फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफरीदी को अपना संरक्षण प्रदान दिया। फिरोज शाह के काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर-ए-मस्जिद से की जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह किले का निर्माण करवाया। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर को 1389 में सुल्तान बनाया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 से 1414 तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया था। इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। 7 दिसंबर 1398 में तैमूर लंग समरकंद निवासी ने भारत पर आक्रमण कर अथाह धन संपत्ति लूटी। तैमूर लंग ने पंजाब के शासक ख्रीज खां सैयद को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के प्रदेश में अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। सैयद वंश 1414 से 1451। ख्रीज खां 1414 से 1421 सैयद वंश का संस्थापक था। यह स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। ख्रीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। यह एक नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ख्रीज खां ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। ख्रीज खां का प्रशासन उदार एवं न्यायसंगत था। मुबारक शाह 1421 से 34 पहला सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली के दरबार में हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। ख्रीज खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। याही बिन अहमद सिरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर को बसाया। 19 फरवरी 1434 को सरदार सरवर उल मुल्क ने छल से मुबारक शाह की हत्या कर दी। मुबारक शाह 1434 से 44 को पूर्व नाम फरीद खां था। मोहम्मद शाह ने पंजाब व मुल्तान के शासक बहलोल लोदी को खान-ए-खाना की उपाधि दी तथा पुत्र कहकर पुकारा। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 इस वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह की मृत्यु 1476 में बदायूं में हो गई। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। उसका लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोदी 1451 से 89 दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था और वह गलजोकोई कबीले की शाखा साउखेल में पैदा हुआ था। 19 अप्रैल 1491 को बहलोल लोदी शाह गाजी की उपाधि धारण कर बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। जुलाई 1489 को जलाली के निकट बीमार पड़ने के कारण बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई।
सिकंदर लोदी 1489 से 1517। 17 जुलाई 1789 में सिकंदर शाह लोदी सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की नींव डालकर इसने अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों की मजार कब्र पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। भूमि मापने के प्रमाणिक पैमाने गज सिकंदरी 30 इंच का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरगाहे सिकंदराही के नाम से अनुवाद हुआ। सिकंदर लोदी के काल में गायन विद्या के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई। इब्राहिम शाह लोदी 1517 से 1526। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण 22 नवंबर 1517 को अमीर में सर्वसम्मति से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोदी के समय अफगान सरदार ने बिहार के गवर्नर दरिया खां लोहानी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इब्राहिम लोदी एवं राणा संगा के मध्य 1517 से 18 में लखनौती का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की हत्या कर मुगल वंश की नींव डाली। अब मध्यकालीन महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश रजिया और राज्य दिल्ली में 1236 से 1240 में। उसका काकतीय रानी रुद्रम्बा द्वार समुद्र। बहमनी मखदूम जहां दक्षिण बहमनी 1461 से 1469। गोंड रानी दुर्गावती गढ़कागा 1560 से 1564। अहमद साहबली चांद बीबी सुल्तान अहमद नगर 1595 से 1596। आदिल शाही बेगम बड़ी साहिबा बीजापुर 1556 से 1663। भोसले ताराबाई मराठा राज और 1717 से 1707। सल्तनत कालीन प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था है। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। मोहम्मद गजनबी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के स्थान पर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सल्तनत शासक था जिसने सुल्तान के पद पर सर्वोच्च रहते हुए सिकंदर सानी जैसी उपाधि ग्रहण की थी। मुबारक खिलजी सुल्तान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। सल्तनत काल में सैन्य शासन के गठन का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को सीधी भर्ती और उन्हें नगद वेतन की प्रथा का प्रारंभ किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने गोरे दागने की प्रथा प्रारंभ की। मुगल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली का सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं फारसी रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्ता बंगाल से मंगाए जाते थे। काजी उल कुजात सुल्तान के पश्चात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन कानून रसियत
शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थी। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। अमीरों का महत्व बलबन 1266 से 86 तथा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के समय घट गया, लेकिन सैयद तथा लोदी 1414 से 1526 काल में काफी बढ़ गया। सल्तनत कालीन सिक्के मोहम्मद गौरी शासक और सिक्के और धातु: मोहम्मद गौरी दिल्ली वाला सोना, चांदी, मिस्र धातु। इल्तुतमिश टाका, पीतल, अदुल चांदी, तांबा और तांबा चांदी। बलबन माशा चांदी। मुबारक शाह खिलजी टाका या लाई सोना। मोहम्मद तुगलक सरगाई अदली चांदी का कांसा। फिरोज शाह तुगलक अदा अल बिग तांबा प्लस चांदी। मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। बरहा शाह 1240 से 42 के समय में नायाब ए मुमलिक पद का सृजन किया, जिस पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन एतीम को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया जो इक्ता कहलाते थे। इक्ता या सूबे का शासन नायाब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं में सिक्कों में विभाजित किया गया था। सिकदार सिख का प्रमुख होता था, जो एक सैन्य पदाधिकारी होता था। सिक्कों को परागणों में विभाजित किया गया था। परागणों का प्रमुख आमिल होता था। दोआब क्षेत्र में कुल 55 परागणें थी। एक शहर में 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सल्तनत काल में बटाई प्रणाली को किस्मत ए गल्ला बख्शी एवं हासिल आदि नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में बटाई के 3 प्रकार होते थे: खेत बटाई, खड़ी फसल या फसल बोने के तुरंत बाद ही खेत बांट कर करों का निर्धारण होना। लंक बटाई, भूसे से अलग किए बिना ही कटी फसल का बंटवारा करना। रास बटाई खलिहान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद फसल का बंटवारा करना। मुसरिफ नामक अधिकारी लगान निश्चित करता था। भूमि का नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसका शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बलबन द्वारा इक्ता उत्तराधिकारियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय जजिया भूमि कर से अलग कर के रूप में वसूल किया जाता था। देवाल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। नगर एवं संस्थापक: जोधपुर मेवाड़ के राव जोधा। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, उसका नाम जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा गया। हैदराबाद कुली कुतुब शाह 1590 में गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की नई राजधानी बनी। अहमदाबाद पुराना शहर असवाल के स्थान पर गुजरात के अहमद शाह द्वारा मुस्तफाबाद महमूद बेड़ा। दिल्ली या दली का तोमर फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक। शाहजहानाबाद शाहजहां। फतेहपुर सिकरी अकबर। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम। बीकानेर बीका जोधपुर का पुत्र। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक। हिसार फिरोज शाह तुगलक। फिरोजपुर फिरोज शाह तुगलक। पाटलिपुत्र उदयन
जयपुर राजा सवाई जयसिंह, अमृतसर गुरु रामदास, श्रीनगर अशोक गंगईकोंड, चोल वंश का राजेंद्र चोल, अजमेर अजय राज चौहान, आगरा सिकंदर लोदी, होशंगाबाद नीरजपुर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, विजयनगर हरिहर प्रथम, कोलकाता जॉब चाणक, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक, दीन पनाह हुमायूं, खिलजीबाद खिलजी खां, गोहानानथ मोहम्मद बिन तुगलक, इलाहाबाद अकबर, जफराबाद जफर खां, सीरी अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन साहित्य एवं संगीत। सल्तनत काल में लाहौर फारसी भाषा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित राज्य के पुस्तकालय का अध्यक्ष अमीर खुसरो था। तारीख-ए-अलाई के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में प्रारंभिक 15 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शास्त्रीय रचना राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया है। सल्तनत कालीन स्थापत्य। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारतीय इस्लामिक शैली से निर्मित यह प्रथम स्थापत्य है। इसका विस्तार इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन ने की है। 2.5 दिन के झोपड़ा अजमेर में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। यह एक संस्कृत विद्यालय था। इसकी दीवार पर हरिकेल नाटक के अंश हैं। कुतुब मीनार निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें बनवाए। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत एवं उसकी 1 मंजिलें बनवाई। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया। यह दिल्ली में स्थित है। तारिकी का दरवाज़ा। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में करवाया। हौज-ए-शशमी इल्तुतमिश ने बदायूं में बनवाया। अलाई दरवाज़ा या कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यह पहली बार घोड़े के नाल की आकृति में मेहराब बनाया गया है। जमात खान मस्जिद। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर राजस्थान में बनवाया था। तुगलकाबाद निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित यह पंचकोणीय मकबरा है। आदिलाबाद किला दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। फिरोजशाह कोटला शाह दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित। खान-ए-जहां तेलंगानी का मकबरा निजामुद्दीन में स्थित यह अष्टकोणीय मकबरा है। इसका निर्माण जौना खां ने करवाया था। सल्तनत कालीन साहित्य। अल-बरूनी द्वारा लेखक पुस्तक एवं विषय। अल-बरूनी किताब-उल-हिंद भारतीय विज्ञान पर। अल-बरूनी कानून-ए-मंदसौरी खगोल शास्त्र पर। अल-बरूनी जबरी फिल जवारी खनिज विज्ञान पर। फिरोजाबाद क्यूमसू अरबी शब्दकोश। हसन निजामी ताज-उल-मौरिस या इलवरी इतिहास। अब्रू-बर्क चचनामा सिंध का इतिहास। बुखरी लुबाव-उल-अलबाब फारसी चयिका। मिन्हाज-उस-सिराज तबके नासिरी 1260 तक मुस्लिम वंश का इतिहास। अमीर खुसरो ख्वारिज़-उल-फतूह अलाउद्दीन के अभियान। अमीर खुसरो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। अमीर खुसरो
मितफ़ा उल फतू अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। अमीर खुसरो खमस उनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं। मुतला उल अनवर, सिरीर खुसरो, लैला मजनू, आईने सिकंदरी तथा हसरत बकयास संग्राम। फिरोजशाह तुगलक, फिरोजशाही आत्मकथा, जियाउद्दीन बरनी, फतह एवं जहांदारी, सांसारिक बातों पर न्यायिक सलाह। जियाउद्दीन बरनी, तारीख़ फिरोजशाही तुगलकों का इतिहास। इसमी फतू उस सल्तनी बहमनी साम्राज्य। फिरदौसी शाहनामा, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। इब्न बतूता, किताब उल रिहला, यात्रा वृत्तांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।